हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बारे में। यानी कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पर जो एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था, वो किस तरीके से चलाया जाता था। द सुल्तान वॉज कंसिडर्ड एज द हेड ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का जो हेड था वो कौन होता था? सुल्तान। हिज वर्ड वॉज रिगार्डेड एज अ लॉ, और उसके द्वारा कहे गए जो शब्द होते थे वो कानून के तौर पर माने जाते थे। ही वॉज ऑल्सो द चीफ एग्जीक्यूटिव, वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी होता था, एंड द हाइएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी एंड द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी। दस ही वॉज एन एब्सोल्यूट रूलर, और इसीलिए वो एब्सोल्यूट रूलर जो था वो भी माना जाता था। ही कंसिडर हिमसेल्फ अ पार्ट ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, और वो अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड का यानी कि इस्लामिक दुनिया जो है उसका एक पार्ट कंसिडर करता था। ही वॉज एडवाइज्ड बाय द चीफ काजी, और वो जब भी कोई सलाह लेता था तो वो किससे लेता था? चीफ काजी से। द ऑफिशियल मेंटेन ऑल रिकॉर्ड एंड दे ऑल्सो कलेक्ट रिवेन्यू। जो ऑफिशियल्स होते थे वो जितने भी रिकॉर्ड्स होते थे दरबार से रिलेटेड या राजा से रिलेटेड, उन सब का रिकॉर्ड रखते थे, और साथ ही साथ जो रिवेन्यू होता था, राजस्व जो होता था, वो भी वसूलते थे। द वज़ीर वॉज द मेन फिगर इन एडमिनिस्ट्रेशन। वज़ीर जो था उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी प्रशासन में। ही वॉज ऑल्सो द हेड ऑफ द रिवेन्यू डिपार्टमेंट। जो वज़ीर था वो रिवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड होता था। ये क्या होता था? रिवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड। द बख्शी वॉज द पे मास्टर ऑफ द आर्मी, और जो बख्शी होता था वो आर्मी का पे मास्टर होता था, यानी कि आर्मी को जो सैलरी थी वो बख्शी के द्वारा दिया थी। उसका सारा लेखा जोखा जो था जो वो सब बख्शी के द्वारा देखा जाता था। द काजी वॉज द चीफ जज, और जो काजी होता था वो मुख्य न्यायवादी या मुख्य न्याय करता था, यानी कि उसके द्वारा किया गया न्याय जो था वो अंतिम न्याय होता था। ही ऑल्सो गेव एडवाइस टू द सुल्तान ऑन रिलीजियस इशू। इसके अलावा जो काजी था वो सुल्तान को रिलीजियस यानी कि धार्मिक इश्यूज़ पर एडवाइस भी देता था। सेवरल अदर ऑफिसर्स एक्टेड एज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। इसके अलावा दरबार के बाकी जो मंत्री होते थे उनको अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया था। जस्टिस वॉज बेस्ड ऑन द होली लॉ इन द केस ऑफ मुस्लिम्स के केस में जो जस्टिस था वो धार्मिक कानून के आधार पर दिया जाता था। द सुल्तान डिड नॉट इंटरफेयर इन द ट्रेडिशनल लॉ ऑफ हिंदूज, और जो सुल्तान था वो कभी भी हिंदूज़ के ट्रेडिशनल लॉ में यानी कि परंपरागत जो कानून था उसमें कभी भी इंटरफेयर नहीं करता था। हिंदूज़ वर अलाउड टू सेटल देयर केसेस इन देयर ओन पंचायत। हिंदूज़ को इस बात की परमिशन थी कि वो अपनी पंचायत में अपने केसेस जैसे चाहे वैसे सेटल कर सकते थे। द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सल्तनत वॉज कंटिन्यूएशन ऑफ द एग्जिस्टिंग वन इन द स्टेट। द होल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू अ नंबर ऑफ प्रोविंसेस। जो अम्पायर था यानी कि साम्राज्य जो था वो बहुत सारे प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। द प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू शिक्स, एंड शिक्स वर डिवाइडेड इनटू परगनास और ग्रुप ऑफ विलेजेस। प्रोविंसेस जो थे यानी कि जो राज्य होते थे वो शिक्स में डिवाइड होते थे, शिक्स परगना में डिवाइड होते थे, परगना यानी कि गाँवों का समूह। सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स, और जो सिटीज़ थे यानी कि जो नगर थे वो सेक्टर्स में डिवाइड थे। ईच सिटी वॉज अंडर द चार्ज ऑफ 2 ऑफिशियल्स, और सिटी जो थी वो 2 ऑफिशियल्स के अंतर में आती थी। हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चीफ सिटी एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि पूरी तरीके से जो मुख्य नगर होता था उसके प्रशासन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती थी। द विलेज वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। गाँव जो होता था वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट होती थी। द पटवारी एंड द मुशरिफ और द अकाउंटेंट ऑफ द चीफ विलेज ऑफिशियल्स। विलेजेस वर लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स इंडिपेंडेंटली। जो विलेजेस होते थे वो अपने अफेयर्स यानी कि अपने जितना भी काम होता था उसको चलाने के लिए पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होते थे। द मुकद्दम और द हेडमैन वॉज द हेड ऑफ द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। मुकद्दम और जो हेडमैन होते थे वो विलेज के यानी प्रशासन के हेड होते थे।
नेक्स्ट टॉपिक है एकता सिस्टम। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एकता सिस्टम। एकता सिस्टम जो कि इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। एकता सिस्टम was a land-based administrative system introduced in India by इल्तुतमिश। एकता सिस्टम जो था वो इल्तुतमिश के द्वारा भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि पूरी तरीके से लैंड बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, यानी कि पूरी तरीके से ज़मीन पर आधारित था। यानी कि एकता सिस्टम में ज़मीन जो थी वो दी जाती थी। Delhi sultans had divided their empire into iktas under the charge of officers called इक्तादार्स। दिल्ली सुल्तान जो थे उन्होंने अपने एम्पायर को इक्ताज में डिवाइड कर दिया था, और उनका जो चार्ज था, यानी कि जो ऑफिसर्स उनका चार्ज लेते थे, उनको कहा जाता था इक्तादार्स। क्या कहते थे? इक्तादार्स। The iktas were the administrative unit given to officers in lieu of their services to the Sultan. इक्तादार्स मेंटेन लार्ज आर्मीज। इक्तादार्स जो होते थे वो बड़ी बड़ी आर्मीज जो थी उनको मेंटेन करते थे, उनकी देख रेख, उनका खाना पीना सब जो है वो इक्तादार्स के ऊपर रहता था। इक्तादार्स मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द इक्ता। इक्तादार जो थे वो लॉ और ऑर्डर जो कि राजा के द्वारा या सम्राट के द्वारा दिया जाता था उसको मेंटेन करके रखते थे। इक्तादार्स कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम इक्ता टू परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़। इक्तादार्स की ये प्रशासनिक ड्यूटी होती थी कि जो रिवेन्यू है उसको भी कलेक्ट करना होता था। ठीक है, उनका काम क्या था? जो लैंड रिवेन्यू होता है उसको कलेक्ट करने का काम भी जो था वो इक्तादार्स का होता था, और उसके थ्रू फिर बाद वो कलेक्ट करते थे, और कलेक्ट करने के बाद वो रिवेन्यू जो है वो राजा के पास भेजा जाता था। इक्तादार डिड नॉट ऑलवेज इंजॉय हेरिडेटरी पावर्स। इक्तादार जो थे उनकी जो पोजीशन होती थी वो हेरिडेटरी यानी कि वंशानुगत नहीं होती थी, उनको उनकी योग्यता के अनुसार काम जो था वो सौंपा जाता था। यानी कि इक्तादार जो थे वो उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग दी जाते थे। इक्तादार्स वर लायबल टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इक्ता टू अनदर। इक्तादार जो थे उनको एक इक्ता से दूसरे इक्ता में ट्रांसफ़र भी किया जाता था। जैसे आज के टाइम में पोस्टिंग्स होती हैं, बिल्कुल वैसे ही उस टाइम पे इक्तादार जो थे उनको एक इक्ता से दूसरे इक्ता यानी कि एक शहर से दूसरे शहर पोस्टेड किया जाता था। इक्तादार्स हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम द सुल्तान फॉर एनी मेजर डिसीजन। कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले जो इक्तादार्स होते थे उनको सुल्तान की परमिशन लेनी होती थी। विदाउट परमिशन वो किसी भी तरीके का डिसीज़न नहीं ले सकते थे, चाहे वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो या किसी भी विषय से रिलेटेड हो। स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट टॉपिक है रिवेन्यू यानी कि राजस्व। द सुल्तान टुक सेवरल मेजर्स टू इंक्रीज देयर रिवेन्यू रिसोर्सेज। अपने रिवेन्यू रिसोर्सेज को इंक्रीज़ करने के लिए सुल्तान जो था वो डिफरेंट मेजर्स यूज़ करता था। उसमें से कुछ मुख्य स्रोत जो हैं यानी कि चीफ सोर्सेज जो हैं रिवेन्यू के, उसमें पहला है द खिराज और लैंड रिवेन्यू यानी कि खिराज या फिर भू राजस्व। लैंड रिवेन्यू वॉज द मेजर सोर्स ऑफ देयर इनकम। लैंड रिवेन्यू जो था वो सबसे मेजर सोर्स था इनकम का। इट वॉज जनरली रियलाइज्ड एट 1/5 यानी कि 1/5 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, दो द सुल्तान लाइक अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक रेज्ड इट हाफ ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। शुरू में जब लैंड रिवेन्यू स्टार्ट किया गया था तो जो भी प्रोडक्शन होता था उसका 1/5 जो था वो लिया जाता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जो थे उन्होंने बाद में प्रोडक्शन का आधा भाग जो था वो एज अ लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है जजिया टैक्स, जिसको जजिया कर भी बोलते हैं। इट वॉज इम्पोज्ड ओनली ऑन द नॉन मुस्लिम्स। जजिया टैक्स जो था, जो नॉन मुस्लिम होते थे यानी कि जो मुस्लिम नहीं होते थे, सिर्फ उनसे वसूला जाता था। इट इज़ बिलीव दैट चिल्ड्रन, वुमेन एंड फकीर्स वर एग्जाम्प्ट फ्रॉम इट्स पेमेंट। इट वॉज रियलाइज एट द रेट ऑफ 10 to 40 टकाज डिपेंडिंग ऑन द पेयर्स इनकम। ये लगभग 10 से 40 टका जो होता था वो लिया जाता था। डिपेंड करता था कि जो पेयर है यानी कि जो उसको पे कर रहा है, जजिया टैक्स को पे कर रहा है, उसकी इनकम कितनी है, अकॉर्डिंग टू इनकम वो जजिया टैक्स लिया जाता था। नेक्स्ट है द ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। इट वॉज रियलाइज्ड ऑन द एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कमर्शियल गुड्स। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी जो थी वो एक्सचेंज और ट्रांसपोर्टेशन यानी कि कमर्शियल गुड्स का एक्सचेंज, विनिमय और ट्रांसपोर्टेशन के आधार पर लिया जाता था। इम्पोर्ट टैक्स वॉज लिविड ऑन गुड्स इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। इट वॉज बिटवीन 2% to 10%। जब दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट होता था तो उस टाइम पर भी 2 से लेकर 10% के बीच में जो टैक्स था वो वसूला जाता था, यानी कि जो ड्यूटी थी वो ली जाती थी। नेक्स्ट है ज़कात टैक्स यानी कि ज़कात कर। इट वॉज नेग्लिजिबल टैक्स सपोज टू बी पेड बाय ऑल द मुस्लिम्स। ज़कात कर जो था वो जितने भी मुस्लिम्स होते थे उनके द्वारा पेड किया जाता था। अदर सोर्स ऑफ इनकम इंक्लूडेड स्टेट शेयर इन बॉडी booty, which was calculated at 1/5 of the plunder plus gifts, tributes, etc. from the subordinate रूलर्स, यानी कि जो बाकी साथ के राजा होते थे उनके द्वारा जो भी गिफ्ट्स, ट्रिब्यूट्स वगैरह जो होते थे वो भी एज अ रिवेन्यू कलेक्ट किए जाते थे। यानी कि अपनी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जो कम ताकतवर राजा होता था वो सुल्तान को गिफ्ट और ट्रिब्यूट्स जो थे वो टाइम टू टाइम भेजता रहता था, ताकि सुल्तान उसके राज्य को किसी भी प्रकार की कोई हानि ना पहुंचाए। तो स्टूडेंट्स, इसी साथ ये वाला चैप्टर है वो हमारा फिनिश होता है। इसकी एक्सरसाइज जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास।